नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो का, यानी कि जनमत का सुपर प्राइम टाइम शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज कौन से खास मुद्दे होंगे, उन पर भी जरा एक बार फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से नजर डाल लेते हैं कि भाई आज आपके लिए कौन से विषय हम लेकर आए हैं। दहलती साजिश, दिल्ली की बात हो रही है। कैसे लगातार कोई ना कोई ऐसी धमकी आ जाती है या कोई ना कोई धमाका हो भी जाता है। कई बार ऐसा हो भी चुका है, 2 बार के तो अभी रिसेंट आंकड़ों के हिसाब से बोला जाए। लेकिन ऐसा अगर क्या होक्स कॉल ही समझा जाए और इन धमाकों को जोड़ के देखा जाना चाहिए कि भाई कभी कभी होक्स कॉल सच भी हो जाते हैं। जब होक्स कॉल नहीं भी आते, फिर भी जब धमाका हो जाता है, क्या दोनों के बीच में कोई लिंक है? बड़ी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और ये वाला मुद्दा तो बताया, इसके बाद अगला वाला मुद्दा जो है कुछ ही पलों में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। दहलती साजिश के बाद अगला मुद्दा जो है, राहुल बने बोझ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे, ये इंडी गठबंधन को शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो उनको धीरे धीरे दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसकी आवश्यकता है? और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी ने कहा कि मैं नेतृत्व कर सकती हूं, तो क्या अब इनके बीच में फूट पड़ी है? ये बड़ा प्रश्न आपको बताएंगे, उत्तर दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा वर्सेस इंडिगो, इन दोनों के बीच में तकरार हो गई है। मामला लीगल हो गया, मामला कोर्ट में चला गया है। आखिर महिंद्रा और इंडिगो एयरलाइंस के बीच में किस बात को लेकर विवाद है, यह बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी सोरोस हैं, जॉर्ज सोरोस हैं, और जॉर्ज सोरोस ही राहुल गांधी हैं। आपने संबित पात्रा को यह बोलते हुए सुन ही लिया होगा। आखिर ऐसा क्यों कहा गया और अब क्या नया आ गया है? गांधी परिवार को क्यों जोड़ा जा रहा है जॉर्ज सोरोस से? वो भी आपको समझाएंगे जनमत में। फिर सीरिया और सवाल, भाई आखिर सीरिया में आगे क्या होगा? क्या ये वो अफगानिस्तान वाला तालिबान बन पाएंगे जो कि पहले कट्टरपंथी होते थे, लेकिन अब थोड़ी बड़ी सोच रखते हैं, लेकिन फिर भी प्रताड़ित तो करते ही हैं लोगों को? क्या वो बदलाव है? सीरिया में जो बदलाव की बयार बह रही है, लोग सोच रहे हैं क्या बदलाव की बयार है या फिर आतंक की बयार बह रही है? ये बड़े प्रश्न जो हैं आपके लिए हम लेकर आए। चलिए फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से मुद्दे बताए। अब शुरुआत करते हैं पहले मुद्दे की। जनमत में बात करेंगे दिल्ली बम धमाकों की और धमकियों की। दिल्ली में आज सुबह 40 स्कूलों को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। आरके पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सहित बाकी स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है, यानी ईमेल के जरिए धमकी मिली है। सुबह करीब 7 बजे दिल्ली दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी गई और घटना की सूचना मिलते ही वो एक्टिव हो गए। धमकी भरे ईमेल के बाद स्कूल प्रशासन ने छात्रों को घर भेज दिया, साथ ही पुलिस को भी सूचित किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि आज दिल्ली में 40 से अधिक स्कूलों को ईमेल के जरिए यह धमकी मिली है। ईमेल में लिखा है कि मैंने स्कूल भवनों के अंदर कई बम लगाए हैं। बम छोटे हैं और बहुत अच्छी तरह चिपकाए गए हैं और छुपाए भी गए हैं। इससे इमारत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बम फटने पर कई लोग घायल हो जाएंगे। अगर मुझे $30,000 नहीं मिले तो मैं बम को ब्लास्ट कर दूंगा, ये उस मेल में था। ये ईमेल 8 दिसंबर की रात लगभग 11:38 पर आया। मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई स्कूलों को निशाना बनाया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार की ओर से इस स्थिति से निपटने के तरीके की आलोचना की है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर ध्यान देने का आग्रह किया है। ये घटना 1 महीने से अधिक समय बाद हुई है। तब देश भर के कई सीआरपीएफ स्कूलों, जिनमें दिल्ली के 2 और भाग्यनगर का एक स्कूल शामिल है, को ईमेल के माध्यम से बम धमकियां मिली थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि 21 अक्टूबर की रात तमिलनाडु के एक सीआरपीएफ स्कूल पहली बार धमकी मिली थी, जिसके बाद देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों को अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि धमकी झूठी साबित हुई। 20 अक्टूबर को दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में एक सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में एक तेज विस्फोट हुआ था, जिससे आसपास की दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और इमारत की दीवार में भी एक छेद हो गया था। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। एक खालिस्तानी समर्थक समूह ने टेलीग्राम पर विस्फोटक की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप से संपर्क किया और पोस्ट की उत्पत्ति वाले चैनल के बारे में जानकारी मांगी। तो कभी बम के धमाके तो कभी बम की धमकी, और 40 स्कूलों को यह धमकी मिली है। और जिसने धमकी दी है उसने $30,000 की मांग की है
और ये बहुत बड़ी रकम के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। और ये 40 स्कूलों को बम की धमकी मिलना, क्या इसमें कोई खतरे की घंटी है या फिर दोबारा ये एक होक्स कॉल है? क्योंकि अक्सर ये जो है इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से मेल करते हैं, इनको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है साइबर एक्सपर्ट्स के लिए भी। तो ये कहानी थी दिल्ली में संभावित बम के खतरे की, जो कि एक धमकी के माध्यम से आया, ईमेल के माध्यम से आया, जिसने $30,000 मांगे धमकी देने वाले कि मैंने छोटे छोटे बम लगाए हैं। हालांकि ये होक्स कॉल हो चाहे कुछ भी कॉल हो, सुरक्षा एजेंसियों को हर इस धमकी की जांच करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं इसको एक ड्रिल के रूप में भी देखना चाहिए कि अगर ऐसे कॉल्स आते हैं तो आप कितनी तत्परता से उसकी जांच करते हैं। इससे पता चलता है कि भाई आप कितने सक्षम हैं ऐसी स्थिति से निपटने के लिए। चलिए, खबर आपको बताई और इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बताएंगे। और पोल हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्विटर पर हमने आपसे पूछा था। हमने आपसे प्रश्न पूछा कि दहलती दिल्ली के पीछे क्या आतंकी साजिश है? हाँ या ना में जवाब देना था। तो हाँ और ना में जवाब देने के लिए यहाँ पर 81% लोगों ने कहा हाँ, दहलती दिल्ली के पीछे आतंकी साजिश है, और 19% लोगों ने ना में जवाब दिया। लेकिन बहुमत इस बात से सहमत है कि भाई ये आतंकी साजिश हो सकती है और धमकियों को भी अब थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे इंडी गठबंधन की। इंडी गठबंधन में इस वक्त रार देखी जा रही है। ममता बनर्जी ने गठबंधन लीड करने का दावा ठोका है कि भाई मैं लीड करूंगी, मैं अगुवाई करूंगी, मैं इसको आगे ले जाऊंगी। और उन्होंने कांग्रेस की मुश्किल को बढ़ाने का काम कर दिया है। गठबंधन के बाकी दल जैसे शिवसेना, यूबीटी, सपा, एनसीपी, एसपी और आरजेडी सभी ममता के नेतृत्व करने का समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में देखना है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की अगुवाई को छीन पाती हैं या नहीं। अब नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडी गठबंधन का गठन किया था। इंडी गठबंधन की बुनियाद रखी जा रही थी तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी उसमें शामिल थी। लेकिन चुनाव से पहले टीएमसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडी गठबंधन भले ही मोदी को सत्ता से बाहर ना कर सका हो, लेकिन बीजेपी को बहुमत से जरूर दूर कर चुका है। और देखिए, बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन सियासी पहिया एक बार फिर घूमता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से कांग्रेस की हैसियत बढ़ गई थी। 10 साल के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने में सफल भी रही, और लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने सियासी माहौल बदल दिया है। अब 5 महीने के बाद ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को लीड करने का दावा ठोका है। कांग्रेस को भले ही ममता की शर्त स्वीकार ना हो, लेकिन सपा से लेकर शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना यूबीटी तक के खुलकर समर्थन में उतरने से राहुल गांधी के इंडी गठबंधन के नेतृत्व करने पर ममता बनर्जी भारी पड़ रही हैं। ऐसे में देखना है कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से इंडी गठबंधन की अगुवाई को छीन पाती हैं या नहीं। इंडी गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और सपा को हुआ था। सपा यूपी में 37 सीटें और कांग्रेस देश भर में 99 सीटें जीतने में कामयाब रही। ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 29 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे सीटें जीतने में कामयाब रही, तो ममता बनर्जी ने अपने दम पर बंगाल में बीजेपी को हराया था। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ बंगाल तक सीमित है, तो कांग्रेस का सियासी आधार देश भर के राज्यों में है। इसके चलते ही कांग्रेस इंडी गठबंधन की अगुवाई करती रही है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्ष का चेहरा माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने फीका कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की करारी हार के बाद से कांग्रेस निशाने पर है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर कर कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती भी दे दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह बंगाल से ही इंडी गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का स्वाभाविक नेता बताया था। टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडी गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। ममता बनर्जी के निशाने पर बनी हुई है कांग्रेस। अब ममता बनर्जी इसके पहले भी कई मौकों पर इंडी गठबंधन के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पर निशाना साध चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को संसद में सिर्फ अडानी का मुद्दा ही दिखता है।
विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी पहली नेता रहीं जिन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर सकारात्मक बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र की सेना की तैनाती की पहल करनी चाहिए। ममता के इन बयानों से साफ है कि वे इंडी ब्लॉक में कांग्रेस के स्टैंड और कामकाज से असंतुष्ट हैं। ममता को मिला गठबंधन के दलों का समर्थन। अब वो कैसे? ममता बनर्जी के इंडी गठबंधन के लीड करने की ख्वाहिश को कांग्रेस भले ही स्वीकार न करे, लेकिन सपा से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे खेमे का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि अगर ममता कमान संभालने के लिए तैयार हैं तो उनकी बातों पर विचार करना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए। इससे गठबंधन मजबूत होगा। ममता बनर्जी जो है बंगाल में बीजेपी को रोकने में कामयाब रही हैं। हमें उनसे सहानुभूति है और उनसे हमारा भावनात्मक रिश्ता जो है वो पहले से है। अब सपा ने भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल उठा दिए हैं। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर प्रदर्शन करती तो नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन पाते। कांग्रेस की सबसे मजबूत सहयोगी आरजेडी के सुर भी बदलते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फैसले को सर्वसम्मति से लिए जाने की जरूरत है। भविष्य के नेतृत्व के मुद्दे और रोडमैप पर बात होगी तो उसे सभी बैठकर तय करेंगे। अब एनसीपी यानी एसपी शरदचंद्र पवार ने किया ममता का समर्थन। ये कैसे? इंडी गठबंधन के अहम नेता शरद पवार भी ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में इंडी गठबंधन की अगुवाई करने की क्षमता है। उन्होंने अभी तक काफी आक्रामक रवैया अपनाया है और कई लोगों को पहचान दी है। उन्हें ये कहने का अधिकार है। सुप्रिया सुले ने भी ये कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडी गठबंधन का अभिन्न अंग हैं। वे भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हैं और एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है। इसीलिए अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहेंगी तो हम उनके साथ हैं। ममता ने अपना सियासी दांव चलना शुरू किया है। ममता बनर्जी शुरू से ही गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की पैरोकारी कर रही थी। इस मिशन के तहत ममता बनर्जी ने तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी की थी, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, केजरीवाल, हेमंत सोरेन और लालू यादव शामिल थे। ऐसे में इंडी गठबंधन की अवधारणा आने के बाद ममता अपने मिशन को अमली जामा नहीं पहना सकी थी। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस के पक्ष में बना माहौल फीका पड़ा तो ममता बनर्जी ने आप देखिए सियासी दांव चलना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी की अखिलेश यादव से खूब बनती है। अखिलेश जब भी कोलकाता जाते हैं ममता से मिले बगैर नहीं लौटते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ममता की जो है बहुत अच्छी, उनसे भी अच्छी दोस्ती है और आप देखिए उनके शपथ ग्रहण समारोह में ममता पहुंच गई थी। बिहार में आरजेडी भी कांग्रेस को एक तरह से सियासी बोझ ही मानती आ भी रही है। इसीलिए ममता को तेजस्वी यादव का साथ भी मिल सकता है। केजरीवाल और उद्धव ठाकरे से भी ममता की अच्छी पड़ती है। इसी आधार पर ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक के नेतृत्व को लीड करने की कवायद में है, लेकिन कांग्रेस भी सहयोगी दलों के दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। अब ममता के दाव पर कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है? कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं करनी है। बाकी दल भले ही उकसाते रहें, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो नेतृत्व किसी और को कैसे सौंप सकते हैं। कांग्रेस ये समझ रही है कि विपक्षी दलों का आधार उनके प्रभाव वाले राज्य से बाहर किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार कर ममता बनर्जी के दांव को बेअसर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है और अडानी के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा को चलने नहीं दे रही है। हालांकि इंडी गठबंधन की राष्ट्रीय समन्वय समिति में शामिल सपा के एक नेता बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई है। हम तो अब तलाश रहे हैं कि इंडी गठबंधन कहां है। वहीं ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन का नेतृत्व दिए जाने के मुद्दे पर भी सपा जिस तरह स्टैंड ले रही है, ऐसे में साफ है कि इंडी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस की अगुवाई से बाहर निकलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो आपने देखा और ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझा कि गठबंधन में अब मोच आ चुकी है और कुछ पार्टियां और कुछ नेता बड़े जो हैं वो ममता बनर्जी को पसंद कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया मैं लीड करूंगी
तो शायद उनके बीच में बातचीत हो सकती है, और अगर बातचीत हो सकती है तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ने वाली है, खास तौर पर राहुल गांधी की मुश्किलें। चलिए ये खबर भी आपको बताई, और इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में, जहां हमने आपसे प्रश्न पूछा ममता बनर्जी कांग्रेस पर पड़ रही हैं भारी, हाँ या ना में जवाब देना है। तो देखिए 93% 93% लोगों ने कहा हाँ, 7% 7% लोगों ने ना कहा है। अब आगे बढ़ेंगे, एक विचित्र और रोचक मुद्दे की बात करेंगे। अब बात करेंगे महिंद्रा और इंडिगो विवाद की। अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों को दुनिया के सामने पेश करके वाहवाही लूटने वाली महिंद्रा अब एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। इंडिगो जो कि एक विमानन कंपनी है, उनके एयरप्लेन्स होते हैं, एयरलाइंस हैं उनकी, इंडिगो ने उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। हालांकि दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर समझौता करने की कोशिश भी कर रहे हैं। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक कारें पेश करके पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो भी उससे आकर्षित हुई है, लेकिन उसका आकर्षण कुछ अलग ही है। दरअसल ये पूरा मामला कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हम आपको बताते हैं और थोड़ा बहुत इंडिगो की तस्वीरें और जानकारी के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दरअसल इंडिगो को महिंद्रा द्वारा 6E के इस्तेमाल पर आपत्ति है। अगर आपने भी कभी इंडिगो के विमान में सफ़र किया होगा, आपने ट्रैवल किया होगा, तो आप देखेंगे उनके हर विमान पर 6E लिखा होता है, और वो उनका लोगो है, उनका मुख्य वस्तु के रूप में कह लीजिए, या उनके मुख्य लोगो के रूप में कह लीजिए, ट्रेडमार्क के रूप में कह लीजिए। तो इंडिगो को महिंद्रा द्वारा 6E के इस्तेमाल पर आपत्ति है। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की नई इलेक्ट्रिक कार, यानी जब इलेक्ट्रिक कार्स में वो आई तो उसने BE6E को उसने ट्रेडमार्क उल्लंघन माना है। देखिए, तो उन्होंने 6E BE6E को जो बनाया है महिंद्रा ने, तो इंडिगो ने उसको ट्रेडमार्क उल्लंघन माना है और मामला अदालत में पहुंच गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 6E कैसे दो दिग्गज कंपनियों के बीच विवाद की वजह बन गया है। इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का आरोप है कि महिंद्रा ने ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है। कंपनी का तर्क है कि 6E इंडिगो एयरलाइंस का फ्लाइट कोड है। ऐसे में महिंद्रा द्वारा अपनी इलेक्ट्रिक कार के नाम में इसके इस्तेमाल से कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। कंपनी का कहना है कि 6E मार्क पिछले कई सालों से इंडिगो की पहचान रहा है, उनका ट्रेडमार्क है, पंजीकृत ट्रेडमार्क है। 6E इंडिगो द्वारा अपनी सेवाओं आदि के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए 6E का कोई भी अनाधिकृत उपयोग, चाहे अपने मूल रूप में हो या किसी अन्य रूप में, इंडिगो के अधिकारों और प्रतिष्ठा के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में कंपनी अपनी ब्रांड आइडेंटिटी की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ महिंद्रा इंडिगो के तर्क से सहमत नहीं है। कंपनी का कहना है कि उसका ट्रेडमार्क BE6E है, ना कि 6E, इसलिए इसे ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। महिंद्रा के अनुसार BE6E इंडिगो के फ्लाइट कोड 6E के मूल रूप से अलग है। ऐसे में किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन की कोई संभावना नहीं है। कंपनी ने BE6E नाम के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है। महिंद्रा का कहना है कि वो सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए इंडिगो के साथ बातचीत कर रही है और उसका इरादा कभी भी किसी तरह के उल्लंघन का नहीं रहा है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा, तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं कि अब आगे क्या होगा। इंडिगो ने इस पूरे मामले को अदालत के समक्ष उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। जानकारी के अनुसार जस्टिस अमित बंसल को मामले की सुनवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया। अब 9 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। हालांकि दोनों कंपनियों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी है। महिंद्रा चाहती है कि यह मामला अदालत के बाहर ही सुलझ जाए, ताकि उसके ईवी प्रोजेक्ट में देरी ना हो। अब सवाल यह भी है कि आखिर और कैसे बढ़ सकती है महिंद्रा की परेशानी। दरअसल महिंद्रा ने हाल ही में अपनी नई इलेक्ट्रिक कारों से पर्दा उठाया है। इन्हें देश भर के शोरूम्स में अगले साल फरवरी से देखा जा सकेगा। कंपनी की योजना महिंद्रा XEV 9E और BE6E की डिलीवरी फरवरी के आखिरी या मार्च 2025 में करने की है। ऐसे में यदि अदालत में मामला लंबा खिंचता है तो कंपनी कारों की डिलीवरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि फैसला इंडिगो के पक्ष में जाने से उसे व्यापक बदलाव करने होंगे और इसमें खर्चा भी काफी हो सकता है। लिहाजा महिंद्रा के लिए इस मामले का जल्द से जल्द सुलझना बेहद आवश्यक है। तो आपने कभी ट्रैवल किया होगा, जैसे आप ये प्लेन उड़ता हुआ देख रहे हैं,
इंडिगो का। और ये जो कार देख रहे हैं, इन दोनों में जो 6E है वही परेशानी का कारण बन चुका है। अब इंडिगो कहती है भाई हमारा ट्रेडमार्क है और हमारे बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए हर वो लड़ाई लड़ेंगे जो कि संभव है। और महिंद्रा और इंडिगो, चाहे महिंद्रा खास तौर पर कह रहे हैं भाई कोर्ट के बाहरी मामला अगर सुलझ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। चलिए, ये खबर हमने आपको बताई कि कैसे एक लोगों का जो चक्कर होता है वो भी आपको कोर्ट के तरफ दरवाजे तक ले जा सकता है और कैसे अब महिंद्रा एक और विवाद में यहां फंस चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले मुद्दे की ओर रुख करते हैं। अब बात करेंगे राहुल गांधी पर लगे आरोपों की और इस पर संसद में हुए हंगामे की। संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी सोमवार को भी लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद फिर सदन दोबारा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी नोकझोंक देखने को मिली है। दोनों सदनों में अडानी और जॉर्ज सोरोस, सोनिया गांधी के बीच सांठगांठ मामले पर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में हंगामे के बीच विपक्ष की ओर से सदन चलाने की दुहाई दी जाती रही, तो वहीं ट्रेजरी बेंच आक्रामक नजर आया। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मुझे लगता है कि देश के सामने कुछ मुद्दे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उनके संबंध जो सामने आए हैं, हम इसे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से संबंधित मुद्दे के रूप में नहीं देखते हैं। हम इस मुद्दे को गंभीरता से हमें लेना चाहिए। ये भारत विरोधी ताकतों से संबंधित है। हम इसे पार्टी की राजनीति के रूप में नहीं देखते हैं। क्या कुछ आरोप है राहुल पर और क्या कुछ सफाइयां दी जा रही हैं, चलिए आप वो भी सुन लीजिए। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहां सरोज बोलता और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो, चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे तथ्य चुनाव के पहले भी प्रकाश में आए थे और चुनाव के बाद भी ऐसे तथ्य आ रहे हैं जिसमें विदेशी ताकत भारत की सरकार को और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी और वर्तमान सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास करते हैं। चुनावी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना, पैसे का उपयोग करना, ये सभी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं और सदन ही सबसे अच्छा फोरम है जिस पर ये विमर्श हो सके। तो कांग्रेस क्यों घबरा रही है, कांग्रेस क्यों भाग रही है? क्या सचमुच कोई ऐसा लेन देन था? क्या सचमुच ऐसा कोई नेक्सस था? क्या सचमुच भारत के लोकतंत्र पर प्रहार करने का एक प्रयास था? कई सवाल के साथ कांग्रेस पार्टी आज घिरी है। विशेष करके राहुल गांधी को इन सवालों का उत्तर देना चाहिए। और एक घटिया बेहुदा आरोप लगा है, आधारहीन आरोप लगा है, अस्तरहीन आरोप लगा है। जिस औरत ने प्रधानमंत्री पद ठुकराया हो, जिसके गवाह हम सब हैं, उस पर उस प्रधानमंत्री की पार्टी की सरकार आरोप लगाए, पार्टी लगाए, जो अडानी के हाथों खुलेआम देश के सारे संसाधन बेच रही है। हाँ, सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है ना, तो कुछ नया मामला तो निकालना ही पड़ेगा।
पूरा पहाड़ खोद के चूहा निकाले। इतनी नालायक सरकार 10 साल बैठे रहे, आज नहीं निकला, आज निकला ये मामला। वाह 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 वाह, कोई मानने वाले नहीं। कोई विषय ही नहीं है। सोरोस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। ये नई एक चीज बेवजह का एक अफवाह है, एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से, वो तो दी नहीं। या तो वो देते पहले चर्चा, पहले दिन से जो नोटिस लगाए थे विपक्ष ने, और फिर सत्ता पक्ष स्थगित करा रहा। एक फर्जी मामले पे सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। सोचो, संसद जो है भाजपा नहीं चलने दे रही और फिर दूसरों को कहते हो कि विपक्ष नहीं चलने देता। और जो देश इंक्वायरी बैठा दे, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे का रुख करते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर है। हिंदू जनजागृति समिति ने एक प्रदर्शनी रोकने की मांग की है। उन्होंने हुसैन द टाइमलेस मॉडर्निस्ट प्रदर्शनी पर रोक की मांग कर डाली है और वहां पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उनका आपत्तिजनक जो है वो चित्रण किया गया है। ये संगीन आरोप है। अब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का षड्यंत्र भी इसको बताया है। अब आयोजकों पर उन्होंने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर डाली है और समाज की शांति और सौहार्द है जो वो खतरे में है, ऐसा भी हिंदू जनजागृति समिति का कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस सांप्रदायिक दंगे कराने का ये प्रयास है, उसी के रूप में इसको देखा जा सकता है और दो धर्मों के बीच तनाव पैदा करने का ये प्रयास है, ये भी हिंदू जनजागृति समिति का कहना है। तो हिंदू जनजागृति समिति ने दिल्ली आर्ट गैलरी में आयोजित हुसैन द टाइमलेस मॉडर्निस्ट प्रदर्शनी को तुरंत रोकने और आयोजकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। समिति का कहना है कि प्रदर्शनी में हिंदू देवी देवताओं के नग्न और अपमानजनक चित्र प्रदर्शित किए गए, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ तनाव पैदा कर सकते हैं। इस प्रदर्शनी में भगवान गणेश जी और भगवान हनुमान सहित हिंदू देवी देवताओं को नग्न और आपत्तिजनक रूप में चित्रित किया गया है और समिति का कहना है कि ये कृत्य जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से किया, जो भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दंडनीय और गैर जमानती अपराध है। समिति ने पुलिस से इस प्रदर्शनी को तुरंत बंद करने और सभी आपत्तिजनक चित्रों को जब्त करने का आग्रह भी किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उस पर बात करने के लिए अधिवक्ता अमिता सचदेवा जी। अमिता जी, ये बेहद ही शर्मनाक चीज़ है कि जिस तरीके से दिल्ली गैलरी में जो है आर्ट गैलरी, उसमें जिस तरीके की तस्वीरें लगाई गई है, आपको कब पता चला कि ये सब हो रहा है? अभी हमें 3 दिन पहले ही पता चला कि यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगी है कनॉट प्लेस में। विंडसोर प्लेस करके एक जगह है, बिल्डिंग नंबर है 22A। वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर MF हुसैन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी है, जिसमें से कुछ 7 से 8 पेंटिंग्स इस प्रकार की हैं जो मैंने वहाँ जाके फोटोज भी ली। ये आप देख सकते हैं, गणेश जी की न्यूड फोटोग्राफ है। गणेश जी की गोदी में एक फीमेल को बिठाया हुआ है, वो न्यूड हैं। उसके बाद हनुमान जी को न्यूड दिखाया हुआ है, हनुमान जी के हाथ में एक न्यूड फीमेल दिखाई हुई है। ऐसे और भी मल्टीपल पेंटिंग्स हैं जिसमें देवी को, शक्ति को न्यूड दिखाया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं कि MF हुसैन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ 2007 और 8 से लेकर मल्टीपल FIR, मल्टीपल केसेस हुए थे, जो इन केसेस को फेस नहीं कर पाया और वो भारत छोड़ के भाग गया, कतार में सेटल हो गया। उसने कतार की सिटीजनशिप ले ली और लंदन में फिर उसकी 2011 में डेथ हो गई और उसकी डेथ होने के बाद यहाँ पे जितने भी केसेस थे वो अबेट हो गए। तो आज 2024 में, यानी कि इतने सालों बाद 2011 से 2024 फिर से उसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई जा रही है। तो ये एक बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है कि हिंदू देवी देवताओं के नग्न चित्र की पेंटिंग्स दिखाई जा रही है। तो हमारी ये मांग है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में
कि ये जो ऑर्गेनाइजर है, जिसने ये एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है, प्लस जिसने जगह दी है, या जो भी और कनेक्टेड लोग हैं जिन्होंने परमिशन दी है, उन सब के अगेंस्ट कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए और इमीडिएटली ये एग्जीबिशन बंद होनी चाहिए। यात्रा पर आज मॉस्को पहुंचे। इनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना में एक स्टेल्थ वॉरशिप को शामिल करना और भारत रूस के बीच 21वीं अंतर सरकारी सैन्य और तकनीकी सहयोग बैठक में भाग लेना है। रविवार यानी 8 दिसंबर देर रात मॉस्को पहुंचने पर भारतीय राजदूत विनय कुमार और रूसी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने मॉस्को में टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर, अज्ञात जो सैनिक की वो जो टूम्ब है उस पर जाकर द्वितीय विश्व युद्ध में जो है बलिदानी हुए सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये श्रद्धांजलि भारत और रूस के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सामरिक संबंधों को दर्शाती है। इसके साथ ही जो है मंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत कर उनके अनुभवों और योगदानों को भी सराहा है। जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री जी ने इस दौरे के दौरान भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट यानी INS सुशील के कमिश्निंग समारोह में भी हिस्सा लिया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जहाज भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाएगा और इस दौरान वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनके साथ सैन्य तकनीकी सहयोग की चर्चा की बात भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके रूसी समकक्ष आंद्रे बेलसोव 21वीं अंतर सरकारी सैन्य तकनीकी सहयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। तो ये INS सुशील आप जो है मेरे पीछे देख पा रहे हैं बड़ी वॉल पर, ये वो भारतीय गौरव है जिसको वहां पर रक्षा मंत्री जब पहुंचे तो उनका लॉन्च करना था, तो उनके सामने ही इसको आप सोचिए लॉन्च किया। तो ये भारतीय नेवी की जो साख है जो है वहां पर बढ़ती हुई नजर आई और कुछ पलों के लिए ये आपको तस्वीर एक बार फिर से आप देखते जाइए। इसी में आपको वो फ्रिगेट जो है वो दिखेगा। ये स्टेल्थ ग्रेड का ये जो है आधुनिक वॉरफेयर वाला इंडियन नेवी का जहाज है। तो चलिए इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, सरकारी सैन्य तकनीकी सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता करने की बात। ये बैठक दोनों देशों के बीच विशेष और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का प्रयास है। भारत और रूस के सैन्य संबंध दशकों से काफी अच्छे रहे हैं और ये दौरा उन्हें और मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम है। बता दें INS सुशील को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया जा रहा था। वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। इसके नाम यानी तुशिल का मतलब होता है अभेद्य कवचम यानी प्रोटेक्टर शील्ड। ये भारतीय नौसेना की ताकत और समुद्री दमखम को दिखाती है। ये तलवार क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का हिस्सा हैं। अब तक तलवार क्लास के 7 जंगी जहाज INS सुशील को जो है और रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया जा रहा था और अब तक तलवार क्लास के 7 जंगी जहाज बन भी चुके हैं। 6 एक्टिव हैं, 2 रूस में हैं और 2 भारत में हैं। 4 नए जंगी जहाज और बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक रूस की यात्रा करेंगे। लीजिए बड़ी स्क्रीन पर हम आपको ये ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं और इसके बारे में जानकारी भी दे देते हैं। INS सुशील में क्या है खास वो दिखाएंगे। 59 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम रफ्तार से चल सकता है। समुद्र के हिसाब से ये बहुत बड़ी स्पीड मानी जा सकती है। और क्या INS सुशील अपने घातक अटैक के लिए जाना जाता है। स्टेल्थ ग्रेड में जो भी आता है तो भाई वो खतरनाक ही होता है। उसकी स्पीड भी है, मैन्यूवरेबिलिटी। रूस भारत की ये है जो आधुनिक तकनीकों का मिक्सअप है। ये रूसी और भारतीय जो तकनीकें हैं उसका मिक्सअप है। ये एक मिलीजुली तरीके से बनाई गई टेक्नोलॉजी के लिहाज से। पोत के लगभग 26% हिस्सों आत्मनिर्भर भारत में विकसित की गए हैं। तो मतलब इस युद्धपोत कह लीजिए इसको, तो इसके मतलब 26% जो है भारत से निर्मित है। INS सुशील तलवार क्लास का स्टेल्थ गाइडेड जो है मिसाइल फ्रिगेट है। तो ये मिसाइल्स लेकर चलते हैं, स्टेल्थ ग्रेड के हैं, खतरनाक ग्रेड के हैं, तलवार ग्रेड के हैं, जिसे प्रोजेक्ट 11356 के नाम से भी जाना जाता है, जो उनके मिलिट्री नेवी कोड्स हैं, डिफेंस कोड्स हैं। और क्या INS सुशील में 18 अधिकारी और 180 सैनिक तैनात हो सकते हैं। तो ये जहाज कोई छोटा जहाज नहीं है। 180 सैनिक जहां पर रह सकते हैं तो उनके रहने, खाने पीने और हर कार्य करने की जो जगह होती है वो काफ़ी चाहिए होती है। इस जंगी जहाज में एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है।
तो युद्ध के लिए है, ये लड़ने के लिए जहाज है, केवल ट्रैवल करने के लिए नहीं, इधर से उधर जाने के लिए। खतरनाक जहाज जो कि रक्षा मंत्री के पहुंचते ही भारत को मिला है, उसकी कमिश्निंग हो गई है कह लीजिए। 24 मीडियम रेंज की मिसाइलों से लैस है INS सुशील। तो इसमें मिसाइल फ्रिगेट इसीलिए कहा जाता है कि भाई ये स्टेल्थ ग्रेड मिसाइल रखता है अपने पास और ये हमला कर सकता है। 125 मीटर लंबा और 3900 टन वजन है। ये तो बिल्कुल भी, जो तस्वीरों में आपको थोड़ा छोटा लगे लेकिन इतना छोटा नहीं है। तो फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया 59 किलोमीटर्स पर आवर यानी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी जो है स्पीड है। तो चलिए आपको और जानकारी देते हैं। आपको बताएं युद्धपोत को आज भारतीय नौसेना में कमीशन जो है वो कर दिया गया है ऑलमोस्ट, और ये रक्षा मंत्री के वहां पहुंचने पर हुआ है। तो ये देश के गौरव को बढ़ाने वाली बात है। और भारतीय नेवी जितना एंगेज रहती है और खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन बहुत बड़ा योगदान होता है नेवी के जितने हमारे सिपाही भाई बहन हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जान की बाजी लगाकर ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां पर कोई कैमरा नहीं पहुंचता है, सब कुछ इनको करना होता है। आपकी रक्षा, बहुत लंबी कोस्ट लाइन है भारत की जिनको सुरक्षित इनको रखना है। तो उस INS में उसमें तुशिल की एक एडिशन हो गई है, नेवी को सौंप दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये इस तस्वीर को भी अब हटाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने आपके लिए इसलिए दिखाई ताकि आप भारत के गौरव को समझ सकें। अब आगे बढ़ते हैं, सीरिया की बात करते हैं, क्योंकि सीरिया में हालात ठीक नहीं है, तख्ता पलट हुआ है, वो आप सबने जाना। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भागे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उनके परिवार को राजनीतिक शरण दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वे ये जानकारी नहीं देंगे कि असद को कहां ठहराया गया है। वहीं एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने 6 महीने पहले ही तुर्की को यह जानकारी दी थी कि वे असद का तख्ता पलट करने वाले हैं। दूसरी तरफ असद सरकार के सहयोगी ईरान ने सीरिया में हुए तख्ता पलट को लेकर हैरानी जताई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि इस बात से हैरान हूं कि सीरियाई सेना विद्रोहियों को रोक नहीं सकी, ये सब बहुत तेजी से हुआ। वहीं ब्रिटेन ने कहा कि वे जल्द ही HTS को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटाने को लेकर फैसला करेंगे। ब्रिटिश सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे पैट मैकफेडन ने यह कहा है कि सरकार HTS को ब्लैकलिस्ट में है, वहां से हटाने पर विचार करी। तो एक आतंकी संगठन को ब्लैकलिस्ट से क्यों हटा रहे हैं भाई साहब, आप जाने, और ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सीरिया में बदलाव आया तो फिर क्या आप अपने नंबर बनाने जा रहे हैं कि भाई हम इनको बाहर निकालेंगे, ब्लैकलिस्ट से हटाएंगे, अपने लोगों को बचाना है, क्या उनका मकसद है, ये यहाँ पर क्लियर नहीं है। उधर इजराइल ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए सीरिया में अपनी फौज उतार दी है। गोलान हाइट्स और सीरिया के बीच बफर जोन बनाया गया, जिसको लेकर इजराइल ने कहा कि गोलान हाइट्स और सीरिया के बीच बफर जोन में उनका कब्जा अस्थायी है। विदेश मंत्री गिदोन सार ने एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सेना को बफर जोन पर कंट्रोल हासिल करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि असद सरकार के हटने के बाद दोनों देशों के बीच 1974 में हुआ समझौता खत्म हो गया था। इस पूरे मामले पर एक हमारी खास रिपोर्ट भी देखिए ताकि मामले को और बेहतर ढंग से आप समझ पाएं। सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध घुली हुई है। सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में विद्रोही बेकाबू हो गए हैं। ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन ISIS ने अपनी जड़ें जमाई थी। अब एक बार फिर वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया के सेना अध्यक्ष ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार के 50 साल का सत्तावादी शासन अब समाप्त हो गया है। सेना ने कहा है कि सीरियाई विद्रोही अब राजधानी दमिश्क में पहुंच गए हैं। सीरिया में हालात बद से बदतर हो गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से
विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी। विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। वो सड़कों पर गोलीबारी करके जीत का जश्न मना रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हाफिज ने साल 1982 में हमा नरसंहार को अंजाम दिया था, जिसमें शहर में लगभग 30,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में हाफिज की मूर्ति गिराने के साथ ही विद्रोही जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन सीरियाई सेना कह रही है उसके मुताबिक उसने सोच समझकर कदम पीछे खींचा है। सीरियाई सेना शहर के बाहर फिर से तैनात हो रही है। उसका मकसद शहरी युद्ध से बचना है ताकि बेकसूर लोगों का खून ना बहे। बीते 13 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। अब असद के खिलाफ इतनी तेजी से विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, वो असद जिन्हें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ ही ईरान का भी समर्थन प्राप्त है। रूस ने असद के समर्थन में विद्रोहियों पर हवाई बमबारी भी की, लेकिन ये बमबारी उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। दूसरी तरफ हमा शहर पर जीत के बाद विद्रोहियों ने यहाँ की जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया। विद्रोहियों ने इसका वीडियो भी जारी किया था। इसमें कैदियों को हमा जेल से बाहर निकलते और अपनी आजादी पर खुश होते देखा गया। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे को लेकर दुनिया में कई देशों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ असद की मदद में जहां रूस और ईरान पहले से ही है, वहीं अब हिजबुल्लाह ने भी साफ कर दिया है कि वो सीरिया का साथ देगा। हिजबुल्लाह के नए लीडर नईम कासिम ने कहा है कि विद्रोहियों के मंसूबों को नाकाब करने के लिए हम सीरिया के साथ खड़े हैं। यानी सीरिया में लड़ी जा रही जंग में दोनों तरफ आतंकी संगठन है। एक तरफ अल-कायदा के साथ रह चुका हयात तहरीर अल शाम है, तो दूसरी तरफ है हिजबुल्लाह। लिहाजा आने वाले समय में सीरिया फिर एक बार वैसा ही तबाही देखने वाला है जिसने उसके तमाम शहरों को पहले ही बर्बाद कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा क्या हो रहा है सीरिया में, और अब लोग अभी तो जश्न मना रहे हैं, कुछ दिन बाद वो रोना भी चालू करेंगे। क्या वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे तालिबान ने कर दिया? तालिबान ने तो फिर भी संभाल लिया, लेकिन अब सीरिया में जो गुट हैं क्या संभाल पाएंगे, या शिया सुन्नी के बीच में अब लड़ाई होने वाली है? चलिए आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लाएंगे। आज्ञा दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी एडिटोरियल और प्रोडक्शन टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।